गुड मॉर्निंग सभी को। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिनकी कुछ क्वेरीज़ हैं, या हम यूँ कह सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। बहुत सारे लोग केवीएस से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं, तो मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ। कुछ डाउट्स हैं लोगों के, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और ऐसे ही इन क्वेश्चंस के बाद भी अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में। जैसे कि अभी एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा, उसका पहला क्वेश्चन है कि सर प्रोविज़नल और फाइनल लिस्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अभी नवोदय का रिज़ल्ट आया है, तो नवोदय के रिज़ल्ट में जैसे ऊपर वो लिखते हैं प्रोविज़नल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और वो सारे रिज़ल्ट चाहे केवीएस के हों चाहे नवोदय के हों, किसी भी रिक्रूटमेंट के हों, उनमें यही टाइटल होता है प्रोविज़नल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो होता क्या है इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो प्रोविज़नल लिस्ट होती है, प्रोविज़नल इसलिए लिखा जाता है कि ताकि जो कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्टेड हैं, अब मान लो जैसे नवोदय का रिज़ल्ट आया तो उसमें लिखा प्रोविज़नली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो वो सारे कैंडिडेट्स अब विद्यालय ज्वाइन करेंगे जा कर के, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम भी उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। और इंटरव्यू के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाते हैं वो फिर से वहाँ पर एक सेट उनको जमा करना पड़ता है। तो इस प्रोविज़नल लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, जो जो आपने इंटरव्यू के ड्यूरेशन में दिखाए थे, और जब आप विद्यालय ज्वाइन करेंगे वो सब सही हैं, सेम हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स आप फाइनली सिलेक्टेड हैं। तो प्रोविज़नल आप तभी तक हैं जब तक आपका विद्यालय में ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो जाती है। अब जैसे इसमें पूछा कि लोगों ने कि प्रोविज़नल और फाइनल लिस्ट में अंतर कितना होता है, तो फाइनल लिस्ट नाम की कोई ऐसी लिस्ट आती ही नहीं है। जो प्रोविज़नल लिस्ट होती है वही फाइनल होती है, क्योंकि उसमें जितने लोग सिलेक्टेड हैं अगर वो सही हैं, जेन्यून हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, उनमें कोई लूप होल्स नहीं है, तो यानी वो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गया। तो जो फाइनल लिस्ट आप पूछ रहे हो दैट इज़ द सेम, मतलब जो प्रोविज़नल लिस्ट है उसी को हम फाइनल लिस्ट मानेंगे, बशर्ते मान लो अगर विद्यालय में जब जैसे ऐसा होता है जब डीवी होता है तो कई लोगों के रिव्यू मिलते हैं कि मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, एक एक चीज़ उन्होंने देखी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर उन्होंने कुछ नहीं देखा, मेरे में एरर भी थी ये, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने नहीं देखा। अब मान लो फाइनल में अब जब आप विद्यालय ज्वाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हैं और उसमें उन्हें कोई कमी लगती है या उनको लगता है कि आप में वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वास्तव में आप वो एलिजिबिलिटी कैरी नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको वहाँ पे ज्वाइन कराने से मना कर सकते हैं। तभी वो हो जाता, तभी उसमें प्रोविज़नल लिखा होता, मतलब वो आप अपने आप को फाइनली मत माने, फाइनली सिलेक्टेड आप तभी माने जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे विद्यालय ज्वाइन करने का टाइम। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है वेरिफिकेशन कैसे, कब और कौन से होते हैं, ज्वाइनिंग के बाद या ज्वाइनिंग से पहले, चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, इनमें वेरिफिकेशंस होते हैं कई सारे। एक तो वेरिफिकेशन जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो इंटरव्यू के टाइम होता है, वो सभी का हो चुका है, जो भी इंटरव्यू देने गए थे तो वो सारा प्रोसेस वहाँ हो चुका है। अब क्या होगा, अब वेरिफिकेशन आपके होंगे जब आप विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे। जैसे इनमें इन्होंने पूछा है कि ये ज्वाइनिंग के बाद होते हैं ज्वाइनिंग से पहले। अब केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो ज्वाइनिंग से पहले होता है, जो कि आपका डीवी में मतलब इंटरव्यू में हो चुका है। अब जो वेरिफिकेशन होंगे वो ज्वाइनिंग के बाद होंगे। अब वो वेरिफिकेशन कौन से होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है पीवीआर, इसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब आप ज्वाइन कर लेंगे आपको जब अभी आपके पास लेटर आएगा तो लेटर के साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये मेरे पास मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने दिखाया भी है, एक वीडियो बनाया है,
तो उसमें ये जो फाइल आपके पास आएगी इसमें आपका लेटर होगा और अदर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, तो उस अटेस्टेशन फॉर्म को भर के हमें ज्वाइनिंग के टाइम जमा करना होता है। फिर जिस विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होती है वो विद्यालय वहाँ से जैसे जब सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर वो अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है वहाँ से। और अटेस्टेशन फॉर्म क्या करता है, वो जैसे जो आप जमा करेंगे वो विद्यालय से फिर भेजा जाएगा आपका जो एड्रेस होगा, जैसे जहाँ के आप मूल निवासी हैं, जो आपने एड्रेस दिया है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है, या कंसर्न जो कोतवाली या थाना जो आपका होता है वहाँ भेजते हैं वो ये चेक करने के लिए कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, आप ऐसे तो नहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा या इस तरीके से कुछ नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से वो थाने को भेजते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वहाँ पर फिर वो जैसे ही वो थाने पहुँचता है तो वहाँ से जो भी आपके कंसर्न जो थाना होता है वहाँ से जो भी कांस्टेबल या पुलिस वाले वो आपके घर आएंगे और घर में वो आसपास आपके जो भी लोग होते हैं उनसे जानकारी करते हैं। जानकारी करने के बाद सब कुछ सही है तो उस पर वेरीफाई करके फिर विद्यालय भेज देते हैं और फिर सारा कुछ, मतलब यही एक वेरिफिकेशन होता है जो बाद में होता है ज्वाइनिंग के। और इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जब लेटर आता है, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जाना होता है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म मैंने बताया, ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, ऐसे ही आपके वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस से बनता है, सीएमओ बनाते हैं उसको, या उसके इक्विवेलेंट रैंक के जैसे सीएमएस होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके ले जाने होते हैं और वहाँ जमा करने होते हैं। केवल ज्वाइनिंग के बाद पीवीआर होता है, उसके बाद कोई आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन के जवाब हो गए। तीसरा क्वेश्चन जैसे एक मेरे पास आया है, अगर मैं किसी जॉब में हूँ और मुझे वहाँ से रिज़ाइन नोटिस देना हो तो कब दूँ, रिज़ल्ट के बाद या ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद? तो मैंने ये बताया भी है अपने एक वीडियो में, जैसे इन्होंने कहा कि मैं किसी जॉब में हूँ तो और मेरा सिलेक्शन हो जाता है केवीएस में और मैं केवीएस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो जो मैं जिस पोस्ट पे हूँ तो वहाँ से रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है, इनका पूछने का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वैसे तो प्रोसीजर ये होता है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं कहीं और ऑलरेडी हम जॉब में, तो हमें एनओसी लेनी पड़ती है। हम एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं अपने विद्यालय को और वो विद्यालय से जो भी आपका डायरेक्टर होता है वहाँ जाती है, वो प्रिंसिपल फॉरवर्ड करता है। उसमें हम एनओसी मांगते हैं कि हम ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इसके लिए मुझे अनुमति दी जाए। तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आपने एनओसी नहीं लिया या आपका डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा, जैसे कि अभी नवोदय विद्यालय में केस चल रहा है कि उसमें उन्होंने कहा 5 साल से पहले हम एनओसी नहीं देंगे, तो इस केस में अब क्या होगा, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो रेजिग्नेशन का भी एक रूल होता है, जैसे कि अभी मान लो आपका सिलेक्टेड लिस्ट आई है और उस लिस्ट में आपका नाम है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसमें एक एप्लीकेशन लिखेंगे या एक लेटर लिखेंगे अपने विद्यालय को कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो गया है, तो मैं इस डेट को मैं रिज़ाइन कर दूंगा और ये पोस्ट ज्वाइन कर लूँगा जा कर के। तो उसे हम कहते हैं 1 मंथ नोटिस पीरियड। अगर आप प्रोबेशन में हैं तो ये 1 मंथ नोटिस पीरियड अगर नहीं देते हैं तो जब आप रिज़ाइन करेंगे तो 1 महीने की सैलरी आपको जमा करनी पड़ेगी। जैसे मान लो रिज़ल्ट आ गया, आपने नोटिस भी नहीं दी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि जब हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा या जब हम ज्वाइन करने जाएंगे तब हम सीधे रिजिग्नेशन देंगे, तो उस केस में आपको 1 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। वो कब, जब आप प्रोबेशन पीरियड पे हैं। और अगर आप प्रोबेशन पे नहीं हैं, आपका प्रोबेशन पूरा हो चुका है, आप परमानेंट एम्प्लॉई हो चुके हैं, तो परमानेंट एम्प्लॉई के केस में अगर आप डायरेक्ट रिजिग्नेशन देते हैं, डायरेक्ट रिज़ाइन करते हैं अपनी पोस्ट से, 3 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप 3 महीने की सैलरी नहीं जमा करते हैं तो आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेटर ये है कि जब आपका आ जाए रिज़ल्ट के बाद आप नोटिस दे दीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो चुका है,
और रिज़ल्ट के बाद 1-1.5 महीने में ज्वाइनिंग दे ही देते हैं, तो 1 मंथ नोटिस पीरियड दे दीजिए कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो चुका है और मैं इसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और ये मेरी 1 मंथ नोटिस पीरियड है, मैं इसको सर्व करके फिर चला जाऊँगा। अब इन केस मान लो इसमें एक क्लॉज हो जाता है कि 1 महीना पूरा हो गया लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया आपके पास, तो उस केस में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस नोटिस पीरियड को एक और एप्लीकेशन देकर एक्सटेंड करवा सकते हैं। फिर हम एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, सो मेरा जो नोटिस पीरियड है उसको बढ़ाने की कृपा करें, तो वो बढ़ जाएगा आपका जितना बढ़वाना चाहते हैं। मतलब 1 महीने का ही एक बार में बढ़ता है, तो 15 दिन 1 महीने बढ़वाना चाहते हैं बढ़ जाएगा। तो ये है आपका जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया था उसका जवाब। एक मेरे पास क्वेश्चन है, कैन आई स्टार्ट डू रेडी द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर रिजल्ट पब्लिश्ड बिफोर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। इनका कहना है क्या हम जो डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं इनको हम जस्ट रिज़ल्ट में अगर हमारा नाम होता है तभी से हम शुरू करवा दें बनवाना, या जब हमारे पास लेटर आ जाए तब बनवाएं। तो मैं यही कहूँगा जब लेटर आ जाए उसके बाद बनवाइए, क्योंकि डेट का इशू होता है उसमें। और कई सारे लोग जैसे जब आप जाएंगे मेडिकल फिटनेस बनवाने तो वो मना कर देगा बनाने से, क्योंकि वो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मांगता है। जब आप कहेंगे मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, इसके लिए मुझे चाहिए, मुझे बनवाना है, तो आपसे कहेगा आप लेटर दिखाइए। तो जब आप लेटर दिखाएंगे तभी बनेगा। तो अब जब आप रिज़ल्ट में आपका है तो लेटर आपके पास होगा, नहीं तो बनाएगा ही नहीं। और वैसे भी मान लो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर से पहले का जो भी ऑफ़र लेटर है उससे पहले का अगर बना है तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं। सो बेटर यही है कि जब आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाए उसके बाद बनवाइए, 1 दिन में सारी चीज़ें बन जाती हैं, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट हो एंड पीजी में इंग्लिश लिटरेचर, तो क्या बाहर कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? बिल्कुल नहीं। जैसे अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लो आप अगर एमए इन इंग्लिश आपने किया है तो आप पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ना पढ़ी हो। आप मैथमेटिक्स में आपने एमएससी करी है, आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं, भले ही आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, मैथ्स बिल्कुल ना पढ़ी हो, फिर भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। मतलब सीधा सीधा इससे है कि ग्रेजुएशन में आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, जब हम पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं उसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। पीजीटी के लिए हमारा पीजी का सब्जेक्ट देखा जाता है कि पीजी में हमने वही सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई वाज सिंगल बट नाउ आई एम मैरिड, सो शुड आई नीड टू रजिस्टर मैरिज और मेक मैरिज सर्टिफिकेट। तो इनका कहना है कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैं अनमैरिड थी और अब मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले? तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वैसे ज्वाइनिंग के टाइम पे मैरिज सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी वो ज्वाइन करा देंगे। लेकिन बाद में जब हमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो लेने होते हैं तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। जैसे इन केस अगर आपका स्पाउस मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर वर्किंग है किसी अन्य डिपार्टमेंट में, तो आप ट्रांसफ़र के लिए जब अप्लाई करते हैं स्पाउस केस में एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रूफ देना होता है कि आप शादीशुदा हैं, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट आप बाद में बनवा के उसको सर्विस जो बुक होती है उसमें लगा सकते हैं। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम मैरिज सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं उसके तो आप उसको बनवाना ही पड़ेगा। और बेटर यही है कि ज्वाइन आप कर लीजिए, और अगर अभी टाइम है तो अभी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और नहीं तो बाद में बनवा लीजिए। तो यही है कि जो भी काम करने अगर टाइम से कर लेते हैं जो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ज्वाइनिंग में कोई इशू नहीं होने वाली है। ये मतलब आपका जो कंसर्न है उसका रिप्लाई है। फिर उसके बाद एक है, सर आई एम मैरिड और ये मैंने फॉर्म फिल करते टाइम कहीं मेंशन किया था, लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही कभी रजिस्टर करवाया, क्या मैरिज सर्टिफिकेट
बनवाना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब यही है जो अभी मैंने पहले दिया। फिर सर मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ बट मैंने एनओसी नहीं लगाया है, सोचा कि एक ही बार रेजिग्नेशन देकर ज्वाइन कर लूँगा केवीएस, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं पहले दे चुका हूँ रेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन में। तो आप वही करिए, एनओसी अगर आपने नहीं लिया है तो जैसे ही रिज़ल्ट आए आप जो है सीधे एक एप्लीकेशन लिख दीजिए 1 मंथ नोटिस सर्विस का, और फिर उसके बाद आप रेजिग्नेशन दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए आकर के। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मेडिकल क्या अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद बनवाना पड़ेगा? अभी मैंने बताया, बिल्कुल मेडिकल फिटनेस जो बनवानी है जब अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ जाए उसके बाद ही बनवाइए, 1 दिन में बन जाता है। तो ये अभी तक 9-10 क्वेश्चंस मेरे पास थे जो लोगों ने अलग अलग कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछे, तो उनके ये सारे जवाब हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जो लेटर आएगा आपके पास, जैसे ये मेरे पास स्पीड पोस्ट से लेटर आया था ज्वाइनिंग लेटर, तो जैसे कि ये है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। जैसे कि ये है आप मेरा ज्वाइनिंग लेटर, सबसे ऊपर ज्वाइनिंग लेटर होता है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हिंदी में है इधर, और ये इधर इंग्लिश में है। मतलब अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में लेटर होता है। फिर उसके बाद तुम्हारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपके लगेंगे। जैसे मैंने दिखाए भी हैं, ये है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है जो मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिर उसके बाद ये आपका मैंने अभी बताया था अटेस्टेशन फॉर्म है जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, इसको फिल करके हमें जमा करना पड़ता है। ये करीब तीन पेज होते हैं इसमें। फिर ये है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसकी 2 कॉपी होती हैं जो आपको जमा करनी पड़ती हैं। ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको जमा करना पड़ेगा फिल करके। अब जैसे जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इस पे तो क्या होता है कि गेजेटेड ऑफिसर या आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है उसके साइन मुहर होने ज़रूरी होते हैं। डिक्लेरेशन हो गया। फिर इसके बाद है ये कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, इसको भी भरना पड़ता है, इसको भी साइन करा के जमा करना पड़ता है। फिर ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये इसी पे भर के आपको सीएमओ के या सीएमएस के साइन कराने होंगे जब वो आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट करेंगे। उसमें आई टेस्ट होता है, आपका फिजिशियन आपकी सारी चीज़ें देखता, कोई दिक्कत तो नहीं, हड्डी वाला है डॉक्टर वो भी देखता, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो सारा आपका चेक करते हैं, कोई आपके अंदर डिफेक्ट तो नहीं है। ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी गेजेटेड ऑफिसर या आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग लोगों से 2 इनको बनवाने होते हैं। फिर ये है ओथ टू बी टेकन, ये ओथ टू बी टेकन आपको तब ज़रूरत पड़ेगा, आप फिल करके ले जाइए जब आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ता है प्रिंसिपल के सामने। अब ओथ टू बी टेकन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। इसमें फिर इसमें आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा। डू स्वेयर या सोलेमनली अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल एंड बियर ट्रू एलिगेंस टू इंडिया एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड दैट आई विल कैरी द ड्यूटीज़ ऑफ माई ऑफिस लॉयली, ऑनेस्टली एंड विथ इम्पार्शियलिटी, सो हेल्प मी गॉड। ये आपको वहाँ पे लेनी भी पड़ेगी आपको जो है शपथ। फिर उसके बाद ये है, पिछली बार बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था जो मैंने बताया था कि अगर आप 2 साल से पहले केवीएस को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। ये बॉन्ड है, और ये भी आपको किसी गारंटर से साइन कराना पड़ता है जो कि गेजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट।